हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो लीजिए फिर से एक बार आपका स्वागत है जी हमारी पीवाईक्यू सीरीज में फॉर अपकमिंग DSSP पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन। और आज इस सीरीज में कुछ और नए सवाल होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो पहले DSSP पीजीटी कॉमर्स में पूछे जा चुके हैं और आपको इस एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नया सीरीज पसंद आ रहा है तो ये बात हम तक पहुंचाने का केवल एक ही तरीका है जी, वो है इस वीडियो को लाइक करके। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें पता लग जाएगा कि अभी कितनी मेहनत अभी हमें और करनी है, कितना आप लोगों के लिए और काम करना है इस सीरीज के अंदर। तो आइए फटाफट से अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो अलग अलग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, प्रीव्यू करके कोर्सेज को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, सवाल है, इन अ बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बैलेंस शीट में किस पे करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। सभी जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी ऐसा कहता है। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 ही बनेगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स डू नॉट इंक्लूड। तो इनमें से कौन से वो हैं जिसपे फिक्स्ड इंटरेस्ट आप नहीं देंगे? पब्लिक डिपॉजिट्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर। अब देखो जी, आपके जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है उस पर डिविडेंड दिया जाता है, ना कि इंटरेस्ट। तो सीधा सीधा आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी। यहाँ पे आपको बोला गया कि आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है एज पर एन्यूटी मेथड। तो सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है पर सॉल्व हम जरूर करेंगे जी। तो एन्यूटी मेथड से जब गुडविल की वैल्यूएशन आपको करनी रहती है तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है आपका सुपर प्रॉफिट, और इस सुपर प्रॉफिट को आप एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो और गुडविल आ जाती है। तो आपको यह दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी कि नॉर्मल जो प्रॉफिट्स रहते हैं सभी के वो 30,000 रहते होंगे। प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है, एन्यूटी फैक्टर दे रखा है 1 ईयर फॉर 5 ईयर्स एट 10%, 3.78। तो सुपर प्रॉफिट्स जो आएंगे उनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट 5 सालों का आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये 5 सालों का जो प्रॉफिट है इसको आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। और एवरेज में आपको ये दो चीजों की एडजस्टमेंट भी करनी है, नॉन रिकरिंग इनकम और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस की। तो अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इन सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये बीच में है 34,000, यही निकल कर आएगा। बट इसमें कुछ आपकी नॉन रिकरिंग इनकम है उसे घटाना पड़ेगा, और कुछ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है उसे यहाँ पे आपको ऐड बैक भी करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे आपका 33,400 जो है वो प्यारे दोस्तों निकल कर आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे रखा है 30,000 का। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास निकल कर आया जी 3400 का। अब इस 3400 को एन्यूटी फैक्टर 3.78 से मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व करके निकालो जी कि क्या आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये आपका जो निकल कर आएगा, इट इज गोइंग टू बी रफली इक्वल टू 12,852। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बन जाएगा। The excess of current assets over current liabilities, very easy. Current asset minus current liabilities is your working capital. तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। सवाल है, आउट ऑन विच ऑफ दीज डिपॉजिट्स इंटरेस्ट इज नॉट पेड। इनमें से कौन से डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलता? आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको पता है सेविंग, फिक्स्ड और आरडी पे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो बहुत ही आसान सवाल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, इन इंडिया द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वाज टेकन अप विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास इनमें से सबसे पहले कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस। तो प्यारे दोस्तों, इनमें से सबसे पहले जो बनाया गया था वो
आईएफसीआई 1948 में बनाया था, आईसीआईसीआई के 1955 में शुरुआत हुई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी 1950s में ही बने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर 2 का। अगला सवाल, which one of the following will not affect the working capital? वर्किंग कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आएगा इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन से? रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो, रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स की बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके करंट एसेट्स हैं 4 लाख के और उसमें आपके पास लेट सपोज डेटर्स हैं 3 लाख के और कैश पड़ा है 1 लाख का। अभी क्या हुआ कि आपने 1 लाख डेटर से कैश रियलाइज कर लिया, ठीक है जी। तो अभी क्या होगा, डेटर 3 लाख से 2 लाख हो जाएंगे और कैश 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। तो करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, आपकी वर्किंग कैपिटल उतनी की उतनी रहेगी। बट अगर प्लांट मशीनरी को बेचोगे कैश में तो कैश बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ेगी। इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो भी कैश बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। डिबेंचर को रिडीम करोगे तो कैश घटेगा, वर्किंग कैपिटल घटेगी। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए यहां पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राइट शेयर्स एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो राइट शेयर्स को प्यारे दोस्तों कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। राइट शेयर्स वाले तो सिंपली एक हक मिलता है कि आप कंपनी के जो शेयर है वो खरीद सकते हो क्योंकि आप पुराने शेयर होल्डर हो। तो इनमें से कोई हक नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव का। चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, Which one is not an important objective of financial management? इनमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स। अब देखो, प्रॉफिट, वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इनकी तो बातें करी जाती हैं, बट सोशल बेनिफिट्स की मैक्सिमाइजेशन की बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जनरली नहीं की जाती हैं और इसीलिए हम इसे आंसर यहां पे बना सकते हैं, ऑप्शन डी आंसर यहां पे हमारा बनेगा। चलिए तो अगला सवाल है, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैज इट्स ओरिजिन इन। जीरो कूपन बॉन्ड का ओरिजिन कहां पे हुआ, कहां से शुरुआत हुई इन बॉन्ड्स की, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जिन पे आपका इंटरेस्ट जीरो रहता है। तो अभी आपसे सवाल थोड़ा सा टेक्निकली डीप पूछा जा रहा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने जरूरी हैं ताकि आपका एक एक एस्पेक्ट कवर हो जाए हर एक टॉपिक का। और ये जीरो कूपन बॉन्ड्स आपके जो है इनका ओरिजिन यूएस सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा हुआ है जी और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी? इनमें से कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है? ट्रेजरी बिल, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। तो हमारे पास टी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर तो ये इंपॉर्टेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये तो पोस्ट ऑफिस में आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे बोला जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। अगला सवाल है जी, द ओपन एंडेड स्कीम आर। देखो, जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ना तो वहां पे आपकी कुछ क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं और कुछ ओपन एंडेड स्कीम होती हैं। तो म्यूचुअल फंड आपको क्या देता है? यूनिट देता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिसमें आप कभी भी एंट्री मारो, कभी भी यूनिट खरीदो, कभी भी यूनिट बेचो, ओपन रहते हैं, तो उनको ओपन एंडेड बोला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एक समय पे ओपन होते हैं और बाद में बंद हो जाते हैं, उन्हें क्लोज एंडेड बोला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ओपन एंडेड जो हमारी स्कीम्स होते हैं दे आर ओपन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, कभी भी आओ कभी भी जाओ। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीवरेज रेशो? तो लीवरेज को कौन सी रेशो यहाँ पे डिनोट करते हैं? देखो, जब भी लीवरेज की बात आएगी तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू डिनोट डेट, कि आप डेट इस्तेमाल कर रहे हैं अपना इक्विटी पे रिटर्न को बढ़ाने के लिए। तो जब भी डेट का इस्तेमाल करते हैं, डेट एक्ट्स एज अ लीवरेज टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स ऑन इक्विटी। और ये रेशो यहाँ पे इनमें से आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। डेट इक्विटी का जो रेशो है वो क्लियरली आपका लीवरेज रेशो है और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलो अगला सवाल है, डैश डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायर्ड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क ऑफ अ फर्म मेजर्ड बाय द बीटा कोएफिशिएंट। तो बोला जा रहा है जी,
कि आपका यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशनशिप कौन सा है जो आपको बताता है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका यहाँ पे रिस्क के बीच में कैसा रिलेशन होगा जिसमें बीटा कॉफिशिएंट भी आएगा। तो ये क्लियरली आपका जो ऐसा इक्वेशन रहता है उसकी बात हो रही है। और ये जो आपका इक्वेशन रहता है प्यारे दोस्तों, दिस इज अ CAPM मॉडल का इक्वेशन, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का इक्वेशन। तो क्लियरली आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ बोरोड फंड्स इन एंटीसिपेशन ऑफ हायर रिटर्न टू द शेयर होल्डर। तो वही बात आ गई कि आप डेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने जो इक्विटी वाले शेयर होल्डर्स हैं उनका रिटर्न बढ़ा सकें। इसे क्या बोला जाएगा? स्टेक होल्डर ऑप्टिमाइजिंग, रिवर्स ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, डिबेंचर ट्रेडिंग। तो प्यारे दोस्तों, इसे टेक्निकली रेफर किया जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन DSSP के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।